जो भी था जिसने रणबीर को कैद कर रखा, इतना तो तय है कि वह अभिषेक नहीं हो सकता, पर कौन है इसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। इधर अभिजीत भी एक एक सुराग खोजने में लगा था, क्योंकि अगर वह रणबीर को कैद करने वाले को पकड़ लेता है तो तय है कि वह आसानी से रणबीर के डैड के बनाए अंपायर में घुस सकता है। एक दिन बाद रात का वक्त, सनाया थकी हारी बेड पे लेटी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे कमरे में शिफ्ट करा दिया था, पर एनी टाइम एक नर्स उसके जांच के लिए रहा करती, जिसे राम शख्त हिदायत के साथ रखे हुए थे। बीच में सोया रणबीर का बेटा, जिसका नामकरण कल सुबह होने वाला था। उसने आज से ही घर को सर पे उठा रखा था। थोड़ी थोड़ी देर पे रोने लगता तो सनाया उसे चुप कराती, पर इन सब में वह बार बार थक जा रही थी। हालांकि सनाया बोल सकती थी, हाथ पैर चला पा रही थी, पर डॉक्टर ने अभी बेड रेस्ट दे रखा था। रणबीर बगल में ही था, पर खुद चुप कराने के बजाय वह बार बार सनाया को ही उठा देता। वाईफाई इसे देखो, ये फिर से रोने लगा। जैसे ही बेबी रोने लगा तो रणबीर सनाया को उठाते हुए कहा, हालांकि कि सनाया चिढ़ जा रही थी, फिर भी वह मानने को तैयार नहीं था। हाँ तो आप चुप कराओ ना, सनाया अलासाई हुई ही उन्मुना कर बोली। तभी रणबीर बोला, मैं कैसे वाईफाई चुप करा सकता हूँ? रणबीर ने कहा तो सनाया चिढ़ते हुए बोली, कैसे? बगल में दूध की बोतल है, आप पीला दो ना, मुझे नींद आ रही है। सनाया के कहते ही रणबीर एक नजर टेबल पे रखे दूध के बोतल पर जाता है, जिसे वो कब से इग्नोर कर रहा था। आखिर में हार कर दूध का बोतल उठा लिया और बेबी को पिलाते हुए उसे देखने लगा। पी ले मेरे बाप। रणबीर चिढ़ तो रहा था, पर थोड़ी ही देर में अपन बेटे के प्यार में खोसा गया। वो गौर से उसे खेलते हुए देख रहा था। बार बार दूध पीते हुए उसे देखना उसका दिल मोह ले जा रहा था। छोटी छोटी उसकी आंखें जिससे टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था, और अपने हाथ से पकड़ दूध के बोतल को पीने में लगा था। हालांकि अभी वह बोतल को उठा नहीं पाता, पर बाप के सहारा ही काफी था। थोड़ी देर दूध पीने के बाद अपने आप ही खेलता खेलता सो गया तो रणबीर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो बस इसी बता पे यकीन करने में लगा था कि वह अब बाप बन गया है, पर अब उसके बेबी को आ जाने पर उसके और सनाया के बीच में दूरियां एक आध फीट बढ़ सा गया था। तभी वह धीमे से उठा ताकि बेबी उठ ना जाए, और बेबी के एक साइड तकिए लगा दिया। उसे लगा कि अगर नींद में इधर उधर करेगा तो गिर जाएगा, पर उसे कौन बताए कि बच्चे को हिलने डोलने में कुछ महीने का समय लग जाता है। जैसे ही उसी तसल्ली हुआ कि अब बेबी सेफ है तो चल पड़ा सनाया के साइड। बेड सोम साइज का था तो दिक्कत नहीं होने वाली थी। सनाया सोई हुई थी, तभी उसे फील हुआ कि कोई उसके बेहद करीब है, और जैसे ही उसे यह महसूस हुआ कि कोई उसे अपने करीब खींच रहा है तो चौंक कर अपनी आंखें खोलती है और सामने रणबीर को देख गुस्से में घूरते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास सोना चाहता हूँ। बेबी सो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम रिलैक्स रहो। बोलते हुए रणबीर सनाया का सर अपने सीने पे रख चुका था। पहले तो सनाया आनाकानी करती है, पर बाद में मान जाती है और उसके सीने पे सर रखकर सो जाती है। अभिजीत का कमरा। अभिजीत सोफे पे बैठा फाइल चेक कर रहा था कि तभी घर का दूर बेल बजा, जिसके बजते ही अभिजीत चिढ़ते हुए उठा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। कौन है इस वक्त? रात के 8 बज रहे हैं और इस वक्त कौन आया है? रणबीर बोलता हुआ दरवाजे के पास आ पहुंचा था और एक ही झटके में दरवाजा खोल सामने देखने लगा, जहां अर्चना अपने बॉडीगार्ड के साथ हाथ में टिफिन लिए खड़ी थी। अभिजीत का गुस्सा देख अर्चना धीमे से बोली, ही तुम यहाँ इस वक्त? हालांकि अभिजीत टिफिन देख चुका था, फिर भी पूछ बैठा, और सामने खड़ी अर्चना जो जवाब देने से पहले बच्चे की तरह घर के अंदर खुद पड़ी थी, वो हंसते हुए टिफिन दिखाकर बोली, खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। इतना बोला अर्चना टिफिन टेबल पे रख देती है। तभी अभिजीत कुछ सोच पूछता है, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? जिसके कहते ही एक हल्की सी आवाज बगल से गूंजी, वो मैंने बताया। वो क्या है? ये मेरी फेसबुक फ्रेंड है। सो इसने पूछा तो मैंने बता दिया। रूम में बैठा करण हलचल बाहर आया तो उसने सुन लिया था कि अभिजीत अर्चना से कौन सा सवाल किया। तभी अर्चना से पहले उसके बचाव में वही बोल पड़ा,
करण थोड़ी दूरी पे खड़ा था पर अभिजीत का गुस्सा देख उसे डर सा लगने लगा। उसे लग रहा था कि इतनी दूरी पे भी अभिजीत उसे पकड़कर कच्चा चबा डालेगा। कमीना साला, इतना बोल वह शांत हो गया था क्योंकि अर्चना उसे ही घूर रही थी। तुम क्या घूर रही हो, खाना दो और निकली यहाँ से, अभिजीत बिना के भाव के बेरहमी से बोला। कितना प्रेम से अर्चना जिद करके सुमित्रा जी से खाना बनाकर लाई थी और यह है कि उसे इसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है। अभिजीत का बेरुखा सा बर्ताव देख अर्चना तो रो पड़ी और गुस्से में वही टिफिन टेबल पे पटक जल्दी से दौड़कर चली गई। ये क्या किया यार, ठीक है मैं मानता हूं तू उससे दूर रहना चाहता है पर कम से कम उसकी फीलिंग्स की कदर कर लेता। एक थैंक यू बोल देने में क्या जा रहा था तेरा। करण जो पीछे खड़ा ये सब देख रहा था, उसे भी अभिजीत के ऐसे बेरुखापन अच्छा नहीं लगा। अब तू मुझे सिखाएगा क्या करना है और क्या नहीं, अभिजीत गुस्से में भड़का तो करण पीछे हटते हुए डर कर बोला। मामा, मैं तो सिर्फ तुझे समझा रहा था यार, गुस्सा क्यों हो रहा है। इतना बोल वह घुमा और अंदर जाते हुए चलाकर अभिजीत को ताना मारते हुए बोला, उससे अच्छी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलने वाली, अभी भी वक्त है, जा और मना ले उसे। तेरी तो मैं, अभिजीत इधर से 2 कदम चलकर बोला तो पैरों के आहट को सुन करण किसी बिल्ली की बच्चे की तरह भाग खड़ा हुआ। उसके जाते ही अभिजीत उस टिफिन को देखने लगा जो अभी अभी अर्चना गुस्से में रख रोती हुई भाग कर चली थी। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे उससे ऐसे बेरुखी से बात नहीं करना चाहिए था। अभिजीत को अब अफसोस होने लगा पर अब अर्चना जा चुकी थी। वो फोन निकाल अर्चना को कॉल करने को हुआ पर अर्चना का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसने 2-3 बार और ट्राई किया पर बार बार एक ही रिएक्शन था, स्विच ऑफ। अब अभिजीत झल्लाते हुए उस फोन को देख रहा था जिसके स्क्रीन पे अर्चना नाम शो हो रहा था। अर्चना अभिजीत से प्यार कर बैठी थी पर अभिजीत नजदीक होकर भी अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहा था। उसके अंदर अभी अभी वही एरोगेस, गुस्सा और सूखापन भरा पड़ा था जो वह कई सालों से मेंटेन करता आ रहा है। अभिजीत जिसे मैं फोन को देख रहा था तभी उसके फोन पे इमरजेंसी अलर्ट बज उठा। ये सोर्स SOS का अलर्ट था और जैसे ही इमरजेंसी का नंबर देखा तो वह चौंक उठा क्योंकि WH नंबर किसी और का नहीं बल्कि अर्चना का ही था। जब अर्चना अभिजीत से कंपनी में मिली थी तभी उसने सोर्स में रणबीर के नंबर के साथ अभिजीत का भी नंबर जोड़ दिया था। अभिजीत ये देखते ही बाहर दौड़ पड़ा, उसका दिल घबराने लगा था। जब तक अभिजीत बाहर आया तब तक रोड पे कोई ना था, हर तरफ रात का सन्नाटा था और कहीं सोए साया की आवाज आ भी रही थी तो वह बड़ी बड़ी गाड़ियों की थी जो हर कुछ मिनट पे गुजरती जा रही थी। अभिजीत का दिल घबराने लगा और अचानक ही खुद को एक चपेट मारते हुए बोला, टन उसे जाने क्यों दिया, अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। अभिजीत पागल हुए जा रहा था सिर्फ ये सोचकर कि अर्चना खतरे में है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर कहीं ना जा सकती। अब अभिजीत को थोड़ी देर पहले की गई बेरुखी याद आ गई। कितनी बेरुखी से बात की थी उसने। अर्चना। अभिजीत अपने घर के बाहर के सुनसान रास्ते पे एकदम से चीख पड़ा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा। क्या हुआ यार, तू इतनी जोर से क्यों चीखा। अंदर जो रूम पे बैठा करण अपने काम में बिजी था, वह जैसे ही अभिजीत को चीखता हुआ सुना तो दौड़ा भागा बाहर चला आया। अर्चना किसी मुसीबत है, रोड पे इधर उधर चलते हुए बोला। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, उसे कैसे। करण तल्ख हो उठा था और उसका गुस्सा भी अभिजीत पे ही फूट पड़ा। उसने कहा था कि जा माफी मांग ली और मना ले उसे, अगर उसी वक्त वह आ जाता तो ये कांड होता ही नहीं। अब इस सुनसान रास्ते पे कहाँ खोजे उसे। मैंने SOS सोर्स का इमरजेंसी लॉक लगा दिया है और भद्रा को इन्फॉर्म भी कर दिया है। कुछ ही मिनट में हमें अर्चना के एग्जैक्ट लोकेशन का पता भी चला जाएगा। अभिजीत का दिमाग तो काम नहीं कर रहा था पर करण हरकत में आ चुका था और अब तक उसने भद्रा से इंफॉर्मेशन निकालने को कह भी दिया। भद्रा एक CBI का ही एक ऑफिसर है, को 24 आवर लगा रहता है काम करने में। हालांकि हर 8 घंटे पे शिफ्ट चेंज होता है, पर करण को मालूम था इस वक्त कंप्यूटर पे भद्रा ही बैठा होगा और जब उसने कॉल किया तो सच में भद्रा ही बैठा था।
दोनों बस लोकेशन आने का वेट ही कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आई, जिसे सुन दोनों एक दूसरे को देखने लगे, अपनी सतर्कता बरती और धीरे धीरे दोनों आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। और जैसे ही आवाज के पास पहुंचे, दो सामने देख चौंक गए। एक कोने में जमीन पे पड़ा अर्चना का बॉडीगार्ड कराह रहा था। उसके सर पे गहरी चोट आई थी, जिसे देख साफ लग रहा था कि किसी ने पीछे से वार किया है। आह! बॉडीगार्ड दर्द से कराह रहा था, उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। कौन था? कौन ले गया अर्चना को? अभिजीत बॉडीगार्ड का कॉलर को पकड़ खींचते हुए चीख पड़ा था। करण अभिजीत का हाथ छुड़ाते हुए बोला, छोड़ उसे, देख नहीं रहा वो खुद किस हालात में है, और ऐसे सिचुएशन में आराम से मामले को सॉल्व करने के बजाय तू ऐसा कर रहा है, छोड़ उसे। बॉडीगार्ड के कॉलर पे हाथ ढीला पड़ते ही करण अभिजीत को उसे दूर धकेल दिया। अभिजीत को पता नहीं क्या हो रहा था, पर धीरे धीरे वो अपना सब्र खोता जा रहा था। ही हेलो, तुम सुन पा रहे जो मेरी आवाज? करण अपने सीबीआई के सीखे तौर तरीकों का उपयोग करते हुए उसके गाल को लगातार थपथपाने लगा, तो वहीं पीछे खड़ा अभिजीत अपना सब्र खोता जा रहा था। करण के ऐसा बार बार करने से बॉडीगार्ड थोड़े होश में आया तो अपना हाथ उठा रोड के ठीक दूसरे तरफ इशारा कर दिया, जहां से रास्ता जंगल के लिए जाता था। उसके इशारे को मिलते ही करण जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल कर वहां से अभिजीत के साथ जंगल में चल पड़ा। अभिजीत के तो पैर ही नहीं रुक रहे थे, वह बस जल्द से जल्द अर्चना के पास पहुंच जाना चाह रहा था। कितने दिनों से अर्चना से दूरी बनाकर रखना आज सब धरा का धरा रह गया, और दिल में एक टीस सी उठी जो सिर्फ इसी बात की गवाही दे रहा था कि तुम अर्चना से मोहब्बत करते हो, और यही सच है। हाँ, मैं करता हूँ, बहुत करता हूँ। अभिजीत मन ही मन कौंध उठा और अपनी आवाज अर्चना के पास पहुंचाने लगा। हालांकि अभी वह और उसका दोस्त करण दोनों जंगल की भागते हुए जा रहे थे। तभी करण का फोन रिंग किया, और उसी के साथ करण जान गया कि भद्रा ने अपना काम कर दिया है। उसने सीक्रेट ऐप खोला, को सिर्फ सीबीआई के ऑफिसर्स को ही अलाउड था। उसमें देखा तो अर्चना का % लोकेशन शो हो रहा था। तीर ठीक उससे कुछ दूरी पे शो हो रहा था, जिसका डिस्टेंस यही कहीं 1 किलोमीटर होगा। अभिजीत उधर नहीं इधर, इस ओर जल्दी कर। करण ने देखा कि अभिजीत गलत डायरेक्शन में जा रहा था, तो उसे पुकारते हुए सही रास्ता बताकर खुद आगे आगे दौड़ने लगा। कितना दूर है अभी? अभिजीत उसके पीछे दौड़ते हुए बोला। यही कहीं 800 मीटर। घना जंगल था, पर इस वक्त उसने किसी का डर नहीं था, ना जंगली जानवर का और ना ही किसी चोर उचक्के का। दोनों की रफ्तार इतनी तेज की कि जहां पैर रखते वहां पे गिरे सूखे पत्ते हवें उड़ से जाते। और जब दोनों दौड़ते हुए करीब आने लगे, तभी अर्चना की चीख उनके कानों तक पहुंची, जिसे सुनते ही अभिजीत घबरा उठा और उसके पैर अपने आप ही और तेज होने लगे। अब उसे लोकेशन की भी कोई जरूरत ना थी। उसे तेज में भागता देख एक बार तो करण भी मुस्कुरा उठा था। बोलता है प्यार नहीं है, और देखो तो उसकी एक आवाज ने इसे कैसा पागल बना दिया। दूर रह लेगा लेकिन उसकी आंखों में तकलीफ नहीं देख सकता। करण के मन में ऐसे ऐसे सवाल घूमने लगे, जिसका जवाब खुद अभिजीत था। जैसे ही दोनों लोकेशन के पास पहुंचे तो वहां एक छोटा सा घर था, जिसे देख साफ लग रहा था कि यह हाल फिलहाल में ही बनाया गया है। अभिजीत से अब रहा नहीं जा रहा था। अब उसे कैसे भी करते कि अर्चना को बचा लेना चाह रहा था। अभिजीत जैसे ही दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तो करण रोक उसे धीमे से बोला, हालांकि दोनों की सांसें दौड़ने से अटक रही थी और तेज तेज सांसें ले रहे थे। रुक जा यार, क्या कर रहा है? आगे अंदर किसी के पास गन वन हुआ तो, या फिर अर्चना को किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। वह ये सब बोल ही रहा था कि अर्चना की चीख एक बार फिर से गूंज उठी। जो होगा देखा जाएगा, इतना बोला ही था कि एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। ये करण था जो एक ही झटके में दरवाजा तोड़ डाला था। अब क्या देखता ही रहेगा, जल्दी कर। करण बोलता हुआ कंधे को संभाल खड़ा हुआ, क्योंकि एक बैग ऐसे झटके देने से उसके कंधे में दर्द सा उठा था। अभिजीत तो खड़ा यही देख रहा था। अभी तो बोला कि अंदर खतरा और खुद ही बिना खतरे को भावे कूद पड़े, पर सच ये था कि करण का दिल भी घबरा उठा था अर्चना की चीख सुनकर।
तो वही अंदर दो लोग जो अर्चना के साथ जबरदस्ती करने में लगे थे, दरवाजे के टूटने की आवाज सुन रुक से गए, और यही मौका देख अर्चना जल्दी से भाग खड़ी हुई। पर फिर भी उनमें से एक ने पीछे से उसके पहने कपड़े का कोर पकड़ लिया और एक चिर की आवाज के साथ अर्चना का पूरा बदन नंगा सा हो गया। ओ तो गनीमत था कि सिर्फ पीछे के कुछ ही भाग फटा था, जिसे खुद और दिल के बीच छुपाते अर्चना सिसकने लगी। अर्चना को ऐसे रोते देख दोनों को सुकून सा मिल रहा था। आए, तू जा और देख बाहर कौन है, एक ने अपने दूसरे साथी से कहा और अर्चना की तरफ बढ़ने लगा। वो लोग एक कमरे में थे, तो वही दूसरा आदमी जाने को हुआ कि उससे पहले ही इस कमरे का भी दरवाजा एक झटके में टूटकर दो टुकड़ों में बंट गया। करण, जो इस बार भी दरवाजा तोड़ने में सफल रहा था, वो दरवाजे के साथ ही नीचे गिर पड़ा, जिसे देखते ही अर्चना के मुंह से निकला, करण भाई आप। उसका इतना कहना था कि सामने खड़े दोनों आदमी शख्ते में आ गए। अब ये कौन है बे? तेरा बाप, ये कहते हुए गुस्से में अभिजीत अंदर आता है, जिसे देखते ही दोनों के पसीने छूटने लगे। ये दोनों वही लोग थे जो कुछ दिन पहले ऑफिस में सनाया और अर्चना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐन वक्त पर रणबीर आ गया था और मार पीट कर इन्हें आजाद के हवाले कर दिया था। उस दिन उन्होंने करण को नहीं देखा था, इस कारण आज करण को नहीं पहचान पा रहे थे, पर जैसे ही अभिजीत अंदर एंटर हुआ तो उसे देख उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि रणबीर के साथ उस दिन अभिजीत भी तो था, जो बड़ी ही बेरहमी से मारे जा रहा था। तुम हकलाते हुए एक बोला। वो एक ही बार में अभिजीत को पहचान गया था। इधर अब अभिजीत को देखने लगा, जो दीवार से सिमटी खड़ी रो रही थी। उसे देखते ही अभिजीत समझ गया कि आखिर में हुआ क्या होगा। तभी वो जल्दी से दौड़ उसके पास गया और उसके अपना शर्ट निकाल पहनाते ही नर्म आवाज में बोला, तुम ठीक हो? अर्चना ये आवाज सुनते ही अभिजीत के गले से लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। शांत शांत, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, अब मैं आ गया हूं ना। अभिजीत शांत करने में लगा था, पर खुद उसके अंदर का भड़कता ही जा रहा था। अगर अर्चना इस वक्त उसके पास नहीं होती तो शायद इन्हें जिंदा मार दिया होता अब तक। उसने करण से बोल अर्चना को बाहर ले जाने को बोला तो अर्चना समझ गई कि अब आगे क्या होने वाला। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, वह रोती हुई बोली। वह बस अभिजीत को यहाँ से दूर ले जाना चाह रही थी, क्योंकि अगर अभिजीत उन्हें मारने गया तो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। यार तू एक काम कर, अर्चना को लेकर जा, मैं इन्हें देख लूंगा। करण भी अर्चना के सपोर्ट में बोला। उसे भी अंदाजा था अभिजीत के गुस्से का। अभिजीत अपने गुस्से में घुट पी कर रह गया। उसका दिल 1000 टुकड़ों में बंटने वाला था। वही जानता था कि अर्चना को इस हालात में देखकर उसके दिल पे क्या गुजर रही है। उसने बिना कुछ बोले अर्चना को अपने गोद में उठा लिया और एक नजर करण को देखा, वहां से चला गया। उसके जाते ही करण सामने देख उन्हें गुस्से ने घूरते हुए कहा, दिखने में तो अच्छे घर से लगते हो और इतनी घिनौनी हरकत, खैर मुझे क्या। फिर एक सांस लेकर आगे कहा, अभी तो तुमने एक के गुस्से को देखा है, अगर इसे पता चल गया जिसके ये बहन है तो तुम सबको पता भी नहीं वो तुम लोगों के साथ क्या करेगा। वो बोलते हुए अपने शर्ट के स्लिप को केहूने तक मोड़ने लगा था। पर एक बात तुम्हें नहीं पता भाई, तो मैं भी हूं उसका, मेरी कोई बहन नहीं है, और जब अब मेरी एक बहन बनी है तो तुम लोगों ने इसके अपना ये गंदा हाथ डाला। करण के गुस्से का गुब्बार फूटने लगा था। उखाड़ कर फेंक दूंगा तुम्हारे इन हाथों को, तुमने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया। करण के एक एक शब्द पूरे कमरे में गूंज रहा था। करण का चेहरा इतना भयानक हो चला था कि उसे देख दोनों डर से कांपने लगे थे। ये तो बचते बचाते इन जंगल में अपना गुजर बसर कर रहे थे, पर अचानक ही आज इन्हें अर्चना दिख गई, जो रोती हुई अभिजीत के घर से बाहर जा रही थी। इन्हें लगा कि आज मौका है और कोई देख भी नहीं पाएगा, पर सारा खेल उल्टा पड़ गया। घर जंगल के एरिया में होने के कारण बहुत से लड़कियां रखी हुई थी घर के अंदर, जिनके ऊपर दानेदार कांटे थे, जिन्हें देखते ही करण उनमें से एक उठाया और अच्छे से पकड़ मजबूत करते हुए आगे बढ़ने लगा। देखो आगे मत बढ़ना, हम दो हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दोनों करण को अपनी तरफ आता देख पीछे हटते हुए बोलने लगे, पर उनके किसी भी बताई का कोई असर करण के ऊपर नहीं हुआ। और कैसे ही उसके पास पहुंचा तो कांटेदार डंडे से दोनों को पीटना चालू कर दिया।
हरामखोर, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। करण ऐसे मारे जा रहा था जैसे कोई रुई वाला गद्दा पीट रहा हो, और उसी के साथ उनकी दर्द भरी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी, जिसे जाते हुए अभिजीत और अर्चना दोनों आसानी से सुन पा रहे थे। अर्चना तो बस उसके गले में हाथ डाले से सकती जा रही थी। अर्चना का ये हाल अभिजीत से देखा ना जा रहा था और बार बार वो उसे चुप कराने में लगा था। देखो प्लीज, तुम शांत हो जाओ, अब तुम सेफ हो। पर फिर भी अर्चना रोए जा रही थी। एक तो अभिजीत खुद के दिल को संभालने में लगा था, को कब से धड़के ही जा रहा था, और ऊपर ये लड़की को चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखो प्लीज शांत हो जाओ। अब अभिजीत के शब्द नर्म पड़ने लगे थे, जिसे अर्चना अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वो तो अच्छा था कि अभिजीत ने उसे दाएं साइड से उठा रखा था, वरना एक मिनट भी ना लगता अर्चना को उसके दिल के माली हालात को पकड़ने में। कितना कमबख्त होता है ये दिल, साला जहां चाहे जब चाहे धड़कने लगता है। 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने में अभिजीत के पसीने छूट गए थे, क्योंकि जब भी अभिजीत अर्चना को उतरने को बोलता, अर्चना जिद करने लगती और उसे उसके सामने हार मानना पड़ता। अभिजीत समझ गया कि इसे इसके नखरों के साथ ही झेलना होगा। आखिर अर्चना घर की लाडली और नखरेबाज है, तो जाहिर है जब घर से आएगी तो अपने नखरे को भी साथ लेकर आएगी। चलता हुआ अभिजीत अब हांफने लगा था, पर सामने अपने घर को देख थोड़ी राहत की सांस लेकर अंदर चल पड़ा, और फिर अंदर आते ही अर्चना को टेबल पे आराम से बैठा दिया। उस वक्त दोनों का दिल धक धक कर रहा था, पर अर्चना उससे गुस्सा थी, उसके सूखे रूखेपन के बर्ताव से, और अभिजीत अपना हाल-ए-दिल उसके सामने बयां नहीं पा रहा था। दोनों में कोई बातें नहीं हो रही थी, पर आज अभिजीत सच में अपने दिल को उसके सामने खोल कर देना चाहता था। अब उसे लगने लगा कि देर करने से उसकी का घाटा होगा। तभी वो एक गहरी सांस लेकर अर्चना के आंखों में देखने लगा तो अर्चना भी उसे देखने लगी। अर्चना आई एल, इससे आगे वो और कुछ बोल पाता कि तभी दरवाजे का डोर बेल बजने लगे, जिसे सुनते ही अभिजीत के शब्द उसके गले में रह गए। पर अर्चना का दिल कब ये सुनने को तरस रहा था, वो चीर सी गई। अभिजीत को लगा कि करण आया होगा, पर जब जैसे ही जाकर उसने मेन गेट खोला तो सामने देख बिना किसी भाव के अजीब तरह से घूरते हुए बोला, आजाद भाई आप यहाँ। आजाद खड़ा था सामने गेट पे, उसे गार्ड ने सब बता दिया था, और उधर रणबीर के भी मोबाइल में SOS सोर्स का मैसेज आया। तभी वो अर्चना के पास आने के लिए निकल गया, पर ऐन वक्त पर आजाद ने उसे कॉल कर सब बताया, और ये भी कि अर्चना कहाँ है इस वक्त। तब जाकर रणबीर थोड़ा शांत हुआ, और उसी वक्त उसे आजाद को भेज दिया अर्चना को लाने के लिए। मैं अर्चना बेबी को लेने आया है, इतना बोल वह सीधे घर के अंदर एंटर कर गया। जब आजाद को ऑर्डर मिल जाए तब वह किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने बॉस के अलावा। यहाँ भी अगर गेट खोलने में अभिजीत ने थोड़ी देर की होती तो अब तक आजाद दरवाजा तोड़ चुका होता। अर्चना टेबल पे बैठी उसी ओर देख रही थी जिधर से आजाद आने वाला था, और जैसे ही आजाद आया तो उसे देख अर्चना घबरा सी गई, क्योंकि वो किसी को बिना बताए ही यहाँ आ गई थी, और जिसने पता था उन्हें किसी को ना बताने का वचन अपने साथ ही ले आई थी। तो वैसे में आखिर सुमित्रा जी कर ही क्या पाती, पर अच्छा था कि उन्होंने एक गार्ड साथ ही भेज दिया था। गार्ड और एंड्रॉयड ऐप के SOS सोर्स सर्विस ने आज अर्चना को बचा लिया, वरना अनर्थ हो जाता। बेबी जी चले, आजाद ने इतना कहा तो अर्चना अभिजीत का मुंह ताकने, उसे लग रहा था कि अभिजीत उसे रोक लेगा, पर अभिजीत बिना कुछ बोले बस वहां खड़ा था। जब अभिजीत ने कुछ नहीं कहा तो अर्चना मायूस होकर खड़ी हुई और उसकी तरफ बिना देखे ही वहां से जाने लगी। अभिजीत को लगा कि कोई उसके दिल को निकाल कर ले जा रहा था। वह एक कदम आगे बढ़ा, अर्चना को पुकारा भी, पर फिर उसके पैर रुक गए, हाथ हवा में रह गया और शब्द मुंह में अटक कर रह गया। इधर अर्चना जाते हुए रुबासी सी होने लगी थी, उसके आंखों से आंसू आने लगे थे, और जैसे ही आजाद कार के पास पहुंचा दरवाजा खोला और अर्चना उसमें अपने आंसू पोंछते हुए बैठने को हुई, तभी एक प्यार भरी आवाज गूंज उठी, अर्चना आई लव यू सो मच। आवाज इतना तेज था कि लगा जैसे पूरी दुनिया को ये आवाज सुनाई दे गई। और इधर अर्चना के पैर वही के वही जम से गए। अर्चना के पैर जैसे ही रुके तो उसका दिल भर आया ये से कि अभिजीत
उसका अभिजीत, उसने उसे आई लव यू कहा। आजाद ये देख रहा था और अब तक उसने मैसेज कर रणबीर को बता भी दिया कि अभी अभी क्या हुआ। अर्चना कार में बैठने के बजाय अभिजीत के पास दौड़ी चली आई तो अभिजीत ने झट से उसका कलाई पकड़ा और खींचकर सीने से लगा लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अर्चना को संभालने तक का टाइम नहीं मिला। अर्चना जैसे उसके सीने में छुपा थी, अपन छोटा सा सर निकाल रोते हुए उसे देखने लगी। उस वक्त अर्चना को अभिजीत का चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि उसे बस उसको चूम लेना चाह रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? जब अभिजीत ने अर्चना को अपनी तरफ देखता पाया तो प्यार से उसे देख बोला। अर्चना लज्जा कर झेप गई। मम्मा मैं कहाँ देख देख रही हूँ। तभी अभी हंसते हुए उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसे देख बोला, तो ठीक है अब घर जाओ वरना सब चिंता करेंगे। हालांकि अभिजीत अभी अर्चना को जाने नहीं देना चाह रहा था, पर अब जब रणबीर को पता चल चुका है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ तो ऐसे में वह कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाह रहा था और यही वजह थी कि उसने अर्चना को घर जाने को बोल दिया। अर्चना अपना मुंह भुलाए उसे देख रही थी और ना चाहते हुए उसे भी जाना पड़ रहा था, पर जैसे ही वो 2 कदम आगे गई तो उसे कुछ याद आया और जल्दी से पीछे पलट अभिजीत के पास आई। एक लाइट किस चुंबन का चिन्ह उसके होठ पे चिपका भाग निकली। अचानक से हुए हमले से अभिजीत संभल नहीं पाया, पर जब जैसे ही उसे महसूस हुआ कि यह हमला कितना सुखद और प्यारा था तो क्या मुस्कुरा उठा और पाने एक हाथ से सर के पीछे वाले हिस्से को रब करने लगा। ये पहली बार था जब अभिजीत थोड़ा शाई फील कर रहा था। इधर अर्चना भी कार में बैठ गई थी और उसके बैठते ही आजाद एक नजर अभिजीत को देख ड्राइविंग सीट पे बैठ चल पड़ा। थोड़ी सी सेसेंडो में गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवा की रफ्तार में अभिजीत के आंखों से ओझल हो गई। पर इन सब में करण जो कब का आ चुका था, वह ये सब देख खुशी के मारे फूले ना समाया और एकदम खुशी से उछल पड़ा। आई लव यारा। करण इतना बोलते ही दौड़कर उसके पास आया और उसके गाल पे 2-4 किस चिपका दिया, जिसे महसूस होते ही अभिजीत उसे खुद से दूर धकेल दिया और अपने गाल को एक हाथ से पोंछते हुए गुस्से और चिढ़ के भाव लिए बोला, ये कैसी बेहुदा हरकत है तेरी। करण शुरुआत से ही अभिजीत के साथ फ्रैंक होकर रहा था, पर आज इतना खुश था कि वह खुद को संभाल नहीं पाया और ये हरकत कर बैठा। फिर भी अपनी गलती छुपाते हुए अभिजीत को छेड़ बोला, अब क्या इस पे अर्चना का हक है, हम पराए हो गए। फिर इतना बोलने के बाद नाटक करते हुए अपन माथा पीट आगे बोला, हाय रे जमाना, लड़की मिलते ही दोस्त को भूल गया। हे प्रभु उठा ले, मुझे ले चल। उसे ऐसे अजीब से हरकतें करता देख अभिजीत खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, भगवान के पास जाना है ना, ये तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। इतना बोल अभिजीत उसके गले से पकड़ लिया और थोड़ा जोर लगाया तो करण करा उठा, आह छोड़ साले कमीने, मैं तो मजाक कर रहा था, तूने कहा ही क्यों, अब भुगत साले। अभिजीत भी आज लड़के के मूड में था, आखिर अपनी खुशी उसी के साथ ही तो बांट सकता था ना। कितना अच्छा होता कि उसकी माँ होती, बाप कमीन नहीं होता और उसके इस खुशी में बहन दौड़ी चली आती शरीक होने, पर ये सब अब उसके जिंदगी में कहा। दोनों इधर अंदर गए और उधर अर्चना पहुंची सिंघानिया मैंशन। इन सब में अर्चना ध्यान ही नहीं दिया था कि उसने अभी भी अभिजीत के कपड़े पहन रखे हैं। हालांकि रात ज्यादा हो गई थी और सुमित्रा जी और राम सोने चले गए थे, पर कोई था जो अभी भी हाल में बैठा उनके आने का ही इंतजार कर रहा था। और जैसे ही अर्चना हॉल में आए तो सामने सोफे पे बैठा लड़का उठ खड़ा हुआ और उसके पास जल्दी से आकर उसे ठीक से देखने लगा। तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? ये रणबीर था जो कब से बेचैन बैठा था अपनी बहन को सही सलामत एक झलक देखने के लिए। भाई मैं ठीक हूँ, अर्चना ने झट से कहा, पर रणबीर मानने को तैयार नहीं था। उसने ठीक से उसे चेक किया और जब उसे यकीन हुआ तब जाकर उसके दिल को कहीं तसल्ली सी मिली। रणबीर उससे पूछना चाह रहा था कि आखिर तुम किसके कहने पे अभिजीत के पास गई और जरूरत ही क्या थी, पर जब उसे पहले ही पता चल चुका है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अब को सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आखिर में उसने अर्चना को रूम में जाने को बोल दिया और उसके जाते ही आजाद को देख बोला, को पहले ही कार पार्क कर आ गया था। अभिजीत के बारे में मुझे एक डिटेल्स चाहिए, वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है,
और इन सबसे जरूरी बात उसका मकसद क्या है? आजाद कुछ सोचते हुए उसे देखने लगा। क्या अभिजीत उसे पसंद नहीं आया जो रणबीर ये बोल रहा है? बॉस, मैं समझा नहीं। क्या आप मुझसे जासूसी कराना चाहते हैं? पर क्यों? आजाद जानने के भाव से बोला। तो रणबीर बस कुछ ही शब्द बोला जिसमें अपनी बहन के केयर और अभिजीत के लॉयल्टी दोनों एक साथ जांच कर लेता। आखिर अपनी बहन को उसे सौंपेगा और ऐसा ना हो कि आगे चलकर कोई ठोस कदम उठाना पड़े। मुझे अभिजीत पे भरोसा है, पर कुछ तो है, जब मैं उसे देखता है तो कुछ अजीब सा लगता है। और इतना बोल शांत हो गया। तो आजाद कुछ ना बोला। वैसे भी उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आता था, पर रणबीर से दोबारा पूछना ये रणबीर को पसंद नहीं था। इसी कारण वो वहां से चला गया। तो रणबीर उसे जाते हुए देखता रहा और मन में ही कुछ सोच बोला, उम्मीद करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं मैं गलत साबित हो जाऊं। मुझे माफ कारण मेरी गुड़िया अर्चना। रणबीर गहरी सोच में था। कुछ बातें जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता है। अगर अभिजीत सच में सीबीआई का एजेंट निकला और वह यहाँ जासूसी करने आया होगा, तब एक ही मतलब बनता है, और ऐसे में राम के साम्राज्य में एक रूल है, जिसने धोखा दिया उसकी मौत। और यह बात रणबीर अच्छे से जानता था। कहीं ऐसा ना हो अभिजीत कोई सीक्रेट एजेंट निकले और अगली बार दोनों मिले तो एक की मौत निश्चित हो। तो ऐसे में वह अर्चना को कैसे संभालेगा? यही सोच उसने सबसे पहले यही निश्चय किया कि अभिजीत के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए। अगर उसके सोचने के मुताबिक वह गलत साबित नहीं हुआ, तब वह खुद अर्चना और अभिजीत को एक कर देगा, और आगे गलत साबित हुआ तो उसे मरना ही पड़ेगा। क्योंकि राम का बिजनेस सिर्फ कॉर्पोरेट तक ही सीमित नहीं था। धंधा हमसे कुछ कठोर नियमों पे ही चल पाता है। और जब अभिजीत को ऐसे में पता चलेगा कि बिग टेबल, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा गिरोह है, उसका बॉस खुद राम है और अब रणबीर बनने वाला है, तो क्या अभिजीत ऐसे ही सब कुछ जाने देगा? एक पल अर्चना के खातिर मान भी जाए, पर उसका जमीर सीबीआई में आने से पहले वो देश के लिए खाए कसमें, ये सब उसे रोक नहीं पाएंगे। कानून के नजरों में रणबीर एक गुंडा ही है। जब सबको पता चल जाए कि बिग टेबल का असली बॉस वो खुद है, तो यही सब सोचता हुआ जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो सामने देख चौंक पड़ा। सनाया उठने की कोशिश कर रही थी। रणबीर जल्दी से गया और उसे उठने से रोक दिया। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। सनाया उसे खुद को छुड़ाते हुए बोली। तो रणबीर सख्त होकर बोला, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें उठने से मना किया है ना, तो तुम चुपचाप बेड पे लेटी रहो। सही था, डॉक्टर ने सनाया को बेड से उठने से सख्त हिदायत दी थी। सनाया चिढ़ते हुए रणबीर को देख बोली, मुझे बाथरूम जाना है। जब रणबीर हॉल में बैठा अर्चना का वेट कर रहा था, तभी से सनाया बाथरूम जाना चाह रही थी और उसने रणबीर को कॉल भी किया था, पर रणबीर का फोन यही रह गया था। इस वजह से उसे खुद ही उठकर जाना पड़ा, पर वह बेड से उठ पाती इतने में रणबीर आ गया। सनाया बोली तो थी, पर कहने के बाद ही उसका चेहरा शर्म से झुक गया था। पर तभी रणबीर ने उसे अपने गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। बेबी। सनाया और रणबीर के जाते ही बेबी अकेला हो जाता, जिसे देख सनाया रणबीर से बोली। तो रणबीर हंसते हुए जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए रणबीर बाथरूम के अंदर आ चुका था और सनाया को गोद से उतार बोला, ओक, तुम जल्दी करो, मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करता हूँ। सारी बातें एक तरफ और लड़की की प्राइवेसी एक तरफ। भले ही सनाया रणबीर की वाइफ है, पर किसी मर्द को अपना रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए, और यही सोच रणबीर बाहर जाते हुए सनाया से बोला था। उसके जाते ही सनाया मुस्कुरा उठी थी। आखिर रणबीर के यही तो छोटे छोटे पल थे, जिससे सनाया का झुकाव उसकी तरफ हर दम बढ़ता ही जाता था। कुछ भी हो जाए, पर रणबीर अपने रूल्स नहीं तोड़ता था। रणबीर बाहर वेट ही कर रहा था कि सनाया की आवाज रणबीर को सुनाई पड़ा। हाँ आया। रणबीर बोल झट से दरवाजा खोल अंदर चला गया, जहां सनाया बेसिन के बगल पे लगे व्हाइट रथ को पकड़े बमुश्किल खड़ी थी। मैंने बोला था, सब होते ही मुझे आवाज लगा लेना, पर तुम मानने वाली कहा, हर बार मेरी जान सुखाने पे लगी रहती हो। सनाया को ऐसे खड़े देख रणबीर डर सा गया था, क्योंकि उस वक्त सनाया के पैर कांप रहे थे। तभी उसने तेजी से चलकर उसे गोद में उठा लिया था और उसे वैसे ही उठाए डांटने भी लगा था।
रणबीर बिस्तर के पास आते ही सनाया को बेड पे लिटाया तो सनाया लेटते ही खिसियाते हुए बोली, अब क्या आप मुझे मेरे बेटे के सामने डांटेंगे? जय, मैं आपसे बता नहीं करती, आज से आपका और मेरा कट्टी। सनाया को गुस्सा भले ही नहीं आ रहा था, वह जानती थी कि रणबीर उसकी चिंता करना कभी नहीं छोड़ेगा, पर क्या वह अपने पति के साथ खेल भी नहीं सकती? थोड़ा सा नाटक और रणबीर का परेशान होना तय है। विफाई, यह मेरा भी बेटा है, और रही बात तुम्हें डांटने की, सनाया के नाक को खींचते हुए, तो इतना समझ लो, जब भी तुम कोई गलती करोगी तब मैं तुम्हें डांटूंगा, और उसके लिए तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, इसलिए अब चुपचाप सो जाओ, काफी रात हो चली है। आखिर सनाया एक बच्ची ही तो थी, जिसे सिर्फ खुरापात करने ही आता था। सनाया जब रणबीर को ध्यान से सुन रही थी तब तक ठीक था, और जब जैसे ही उसने बोलना बंद किया तो सनाया बोली, आप ना बहुत पूरे, आप ये नाका खींचना कब बंद करेंगे? दुखता है। हन नोक झोंक। क्या आज सनाया को सोने का मन नहीं था, और ऊपर से रणबीर को बेबी के उठने का चिंता भी सता रहा था कि कहीं दोनों के बकवास को सुनकर उठना जाए और अपने रोने के वर्जन में बोले, माँ पापा क्या आप लोग लड़ना बंद करेंगे, मुझे सोना है। और फिर रणबीर सनाया दोनों शांत हो जाते, पर ऐसा नहीं था। बेबी इतनी गहरी नींद में था कि लगा कल हो ही उठेगा। रणबीर ने जब देखा कि सनाया शांत नहीं हो रही है तो झुककर उसके कंधे के आजू बाजू अपने दोनों हाथ टीका दिए और ललचाई नजरों से उसे देखने लगा। सनाया की तो जाना ही सूख गया था। आप क्या कर रहे हैं? बेबी जाग जाएगा। सनाया इतना ही बोल पाई थी कि तभी रणबीर अपने होठ सनाया के होठ पे रख दिए, जिसे महसूस करते ही सनाया की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। फिर कुछ ही देर में किसके एहसास में से उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। आज कई महीनों बाद दोनों एक दूसरे के करीब कुछ इस तरह आए थे। रणबीर के लिए ये एहसास उन जंजीरों से बंधा मिले दर्द से कई गुना ज्यादा मीठा था, तो वही सनाया के लिए ये उन 8 महीने रणबीर के बिना जीने के उन पलों को भुलाने के बराबर था। दोनों किस में खो से गए थे। वो तो रणबीर को किस करने के दौरान ध्यान आया कि सनाया अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इस वजह से उसे छोड़ना पड़ा, वरना आज तो दूसरे बेबी की तैयारी कर ही लेता रणबीर। एक से भले दो, वो कहते हैं ना, बच्चे दो हो अच्छे। रणबीर जैसे ही सनाया को छोड़ उसे प्यार से निहारा तो सनाया शर्म से बोझिल हो उठी। उसकी लाज इतना कि अब उसके शिवांगी रणबीर के सामने उठ ही नहीं रहे थे। विफाई, तुम्हें शर्म भी आती है? रणबीर सनाया को छेड़ते हुए बोला तो सनाया उसके सीने पे मारते हुए शर्माई सी बोली, जाए आप। सनाया सच में रणबीर के लिए वो खूबसूरत सिक्का थी जिसके दोनों साइड ही रणबीर का प्यार था। भले ही रणबीर आज इतने बड़े आदमी राम सिंघानिया एशिया के अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा हो, पर पहले रणबीर की जिंदगी इससे बिल्कुल उलट थी। वो दिन जब रणबीर 9,000 रुपए के लिए ओवरटाइम किया करता था। रेणुका जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसके वो दोस्त, आज सब रणबीर पीछा छोड़ आया है। उसे तो याद भी नहीं कि पिछली बार वो कब कॉलेज गया था और अपने दोस्तों से जी भर के लड़ा था। जिंदगी की यही सच्चाई होती है, एक वक्त पर आकर आपका सब कुछ छूट जाता है और कुछ रह जाता है तो वो है आपकी यादें, जो हर रोज किसी ना किसी रूप में आपको याद आ ही जाती है। खैर, इन सब से दूर रणबीर आज सच में सुकून में था, और उसके दोस्त भी। पर 2 लोग थे जिन्हें शायद अब जागने की आदत डालनी पड़ेगी। अभिजीत बालकनी में खड़ा एक टक चांद को निहारने में लगा था। ये पहली बार था जब अभिजीत इतनी शिद्दत से चांद को निहारने में लगा था। उसका चेहरा खिला हुआ था, पर करण के आते ही मुरझा गया। क्या सोच रहा है मेरे भाई, अब तो सब ठीक है, करण बोलता हुआ ठीक उसके बगल में नीचे फर्श पे बैठ गया और सामने चांद को निहारते हुए अपने साथ लाया कॉफी का कप उसे देते हुए बोला, मैं समझ सकता हूं कि तू क्या सोच रहा है। यही ना कि जब रणबीर को तुम्हारे उसके ऑफिस में ज्वाइन करने का मकसद पता चलेगा तो क्या होगा। करण ने कहा तो अभिजीत एक बार उसको देखा और फिर सामने चांद को निहारने लगा। दोनों का चेहरा के दाम शांत था, जैसे दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हो। देख भाई, अगर तू कुछ करता है तो सोच ले, क्योंकि उसके बाद सिर्फ तू एक का नहीं बल्कि कईयों का दिल दुखाएगा।
कभी सोचा है सनाया कैसे खुद को संभालेगी? और अर्चना तो तुझसे प्यार करती है भाई। इतना बोलने के बाद करण खड़ा हुआ और जमाई लेते हुए बोला, अंधेरे के बाद जैसे उजाला होता है, तू भी वैसा ही कर। कुछ ऐसा रास्ता निकाल जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतना बोलने के बाद करण सीने चला गया, क्योंकि उसके सोने का वक्त हो चुका था। पर अभिजीत वही बैठा रहा और चांद को निहारत रहा। शायद आज वो पूरी रात ऐसे ही जाग कर चांद को निहारते हुए काटने वाला था। आज सारा जहां सोया था, पर अभिजीत के जैसे आंखों से नींद ही कहीं गायब सा हो गया था। वही बैठे बैठे कब रात के 3 बज गए उसे पता ही नहीं चला, और जब आंख लगी तब तक सुबह हो चली थी। तो वही दूसरी तरफ रात भर परेशान होने के बाद अब रणबीर अच्छे से सोना चाह रहा था, क्योंकि रात भर जब भी बेबी जागता तो उसे ही सुलाना पड़ता। सनाया रात भी कई बार बच्चे की वजह से उठ चुकी थी, तो उसे भी सोना था। दोनों ही सोने की कोशिश में लगे थे, तभी किसी ने उनके रूम का दरवाजा खटखटाते लगा। रणबीर जो कब से सोना चाह रहा था, अचानक ही खटखट के आवाज से चौंक कर उठा। कौन है? इस वक्त सोने भी नहीं देते हैं, कहते हुए रणबीर उठा और दरवाजा खोलने चला। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने देख चौंक गया, क्योंकि उसके सामने सुमित्रा जी खड़ी थी। तू अभी तक सो रहा है? पंडित जी कब के आ गए हैं? सुमित्रा जी बोलती हुई अंदर चली आई और आते ही सोए हुए बेबी को अपने गोद में उठा लेती है। माँ, आप हो ना तो आप ही देख लो सब, मुझे सोना है, रणबीर अलसाए हुए कहा तो सुमित्रा जी आंख दिखाते हुए बोली, हाँ, कब सुधरेगा तू? अब बाप बन गया है, चल जल्दी कर और बहू को भी लेते आ, वर्मा तेरे पापा नीचे है, मैं अगली बार उन्हें ही भेज दूंगी। सुमित्रा जी अच्छे से जानती थी कि रणबीर उनकी बात मानने वाला तो है नहीं, तो ऐसे में हुक्म का इक्का ही काम आता है, इसलिए वो धमकाते हुए राम का नाक लेकर बोली, ताकि वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चला आएगा। सुमित्रा जी बेबी को लेकर चली गई, क्योंकि वह आज खुद बेबी को रेडी करना चाह रही थी। इधर रणबीर हताश होकर बैठ गया और सोती हुई सनाया को देख बोला, विफाई, तुमने ये क्या है? अब तो हम चैन से सो भी नहीं सकते, मन ही मन बोला और खुद रेडी होने चला गया, क्योंकि वो अभी सनाया को जगाना नहीं चाह रहा था। उधर उसे जाते हुए देख सनाया मन ही मन हंस रही थी, क्योंकि वो सुमित्रा जी के आते ही उठ चुकी थी। पर जब रणबीर को डांट खाते हुए देखा तो डर से उठी ही नहीं, सोई रही। थोड़ी देर हुए तो रणबीर फ्रेश होकर बाहर आया तो सामने देख एक लंबी आह भरा, क्योंकि उसे लग रहा था सनाया अभी भी सोई है। पर सनाया कब की जाग गई थी और सोने का नाटक किए जा रही थी। वाईफाई उठ जाओ, चलो माँ ने हमें बुलाया है, रणबीर ने कहा तो सनाया सिर्फ इतना ही बोली। हम सनाया को ऐसे करता देख रणबीर उसे अजीब नजरों से घूमने लगा। विफाई उठ जाओ, रणबीर थोड़ा सा जोर देते हुए सनाया को हिलाया तो सनाया तब भी नहीं उठी। तो ऐसे करता देख रणबीर सोचने लगा, इससे पहले तो ये ऐसा कभी नहीं करती, तो आज इसे क्या हुआ? और जब थोड़ी देर उसने अपने दिमाग पे जोर दिया तो उसे समझ आया कि ये बस नाटक कर रही हैं। विफाई मुझसे चालाकी, अभी बताता हूँ तुम्हें, इतना बोल उसने झट से सनाया को गोद में उठाया और बाथरूम की ओर ले जाने लगा। सनाया तो चौंक उठी, ये आप क्या रहे हैं? उतारिए मुझे। सनाया हाथ पैर मारने लगी थी, पर अब जब उसने छेड़ ही दिया है तो अब भुगतना भी तो पड़ेगा। वाईफाई हाथ पैर चलाना बंद करो, अब तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलने वाली, रणबीर बोलता हुआ बाथरूम तक आ गया और अंदर जाकर उसे बाथटब में रख दिया। ठंडे पानी के स्पर्श मिलते ही सनाया सिहर उठी और रणबीर को घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। उसने इतना कहा ही था कि रणबीर अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा, जिसे देख सनाया अपने आंखों पे हाथ रख जल्दी से बोली, आप क्या रहे हैं, जाइए यहाँ से। सनाया के ऐसे करने से रणबीर शर्ट खोलना बंद कर दिया और उसके करीब आकर उसके आंखों से हाथ हटाकर बोला, क्यों सिर्फ तुम्हें ही नाटक करने आता है? विफाई, आई एम योर हस्बैंड। रणबीर ने जिस तरफ सनाया को परेशान किया, सनाया का तो दिल जी मुंह को आ गया था और शर्म से गाल भी लाल होने लगी थी। जैसे ही रणबीर ने देखा कि सनाया अब शर्मा रही हैं और ऊपर से उसे ज्यादा देर पानी में रहना भी नहीं था, तो इसलिए वह बाहर जाते हुए बोला,
विफाई जल्दी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोलते हुए रणबीर बाहर चला गया तो सनाया उस ओर देख बोली, खडूस कहीं का, मैं सुन रहा हूँ विफाई। सनाया ने जैसे ही ये कहा था कि बाहर से रणबीर बोल पड़ा था, जिसे सुनते ही सनाया समझ गई थी कि रणबीर सब सुन चुका है। रणबीर बाहर रूम पे बैठा वेट कर रहा था तो वही बाहर राम बस एकटक अपने पोते को गोद में लिए गौर से देख रहे थे। अब उसके गोद में हंसता खेलता उनका पोता उन्हें ही देख रहा था और राम बस ये सोचने में लगे थे कि इसका शक्ल मिलता किससे है, और गौर से देखने पे उन्हें इतना समझ आता कि उसकी आंखें और नाक रणबीर से मिलता है, पर चेहरा सनाया की तरह मासूम है। पीले कपड़े में लिपटा बेबी आज अपने नामकरण कराने के लिए अपने दादा के गोद में उछले जा रहा था और राम बस उसे देख उसमें खोए जा रहे थे। एक तरफ सब खुश थे तो वही अर्चना अपनी रूम में किसी बेड पे लेटी किसी गहरी सोच में डूबी थी। भले ही कल रात में रणबीर उससे कुछ पूछा नहीं था और अर्चना की हालत देख उसे वो समय भी ठीक नहीं लगा था, पर चेहरे पे लाल निशान और अभिजीत का शर्ट पहने हुए अर्चना को देख उससे रहा भी नहीं जाएगा। उसने सोच लिया था कि नामकरण होने के बाद अर्चना से कल हुए सारे घटनाओं के बारे में पूछेगा, क्योंकि जब तक आजाद गया था तब तक तो अर्चना अभिजीत के घर आ चुकी थी और दूसरी बात ये कि उसे ये भी पता चल चुका था कि 2 लोग अर्चना को उठा ले गए थे और अभिजीत ने जल्दी ही अर्चना को खोज लिया था। पंडित जी ने अपनी सारी तैयारी जैसे ही पूरी कर ली तो सामने देख बच्चे को बुलाने को हुए, तभी रणबीर गोद उठाए सनाया को लिए नीचे आया। सबको दिख गया। सनाया तो शर्म से अपना चेहरा उसके सीने में ही छिपाए हुए थे, पर रणबीर जैसे उसे तो कोई फर्क ही पड़ रहा था। वाज चाहता तो उसे धीरे धीरे कर चलकर भी नीचे ला सकता था। राम और सुमित्रा जी देख मुस्कुराने लगी। सनाया रणबीर को कई बार बोल चुकी थी कि मुझे नीचे उतर दीजिए, पर उसने एक बार भी सनाया की बात ना सुनी और लेता आया नीचे। ऐसे अपने सास ससुर के सामने अच्छा लगता है, पर तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादा किसी ने ना सोचा। सब जानते थे कि कैसे 2 दिन पहले ये लड़की मौत से लड़ रही थी। रणबीर चलता हुआ और सनाया को आराम से सोफे पे बैठा, तभी सुमित्रा जी आई और उसके गाल प्यार से छूती हुई बोले, बेटा तुम ठीक तो ना? लाजमी था, जब ऐसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में देखेंगी तो चिंता तो होगी ही। मैं ठीक हूँ माँ। सनाया इतना ही बोल पाई तभी पंडित जी बोल पड़े, देखिए समय निकला जा रहा है, आप लोग बच्चे को यहाँ ले आइए। पंडित जी ने सारी तैयारी कर रखी थी और नीचे कुछ साफ कपड़े बिछा रखे थे जिस पे बेबी को सुलाना था, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती। सुमित्रा जी ने वैसे ही किया और राम के गोद से बच्चे को लेने आई। तभी राम उन्हें रोकते हुए बोले, रुक जाइए, मैं खुद चलता हूँ। इतना बोलने के बाद वे उठे और बच्चे को पंडित जी के कहे हुए स्थान पे आराम से सुलाते हुए वही नीचे आलती पालतों मारकर बैठ गए। ये पहली बार था जब राम को किसी ने ऐसे नीचे बैठते हुए देखा था, पर आज उनके पोते ने वो कर दिखाया जो और कोई नहीं कर सकता है। पंडित जो दोनों को देख एक मरमरिक हंसी के साथ बोले, प्रसन्न हो जाइए जजमान, ये आपका पोता हर कदम पे आपका साथ देगा। पंडित जी इतना बोल शांत हुए तो राम बेबी को देख मुस्कुरा दिए। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर सामने देख बोले, बच्चे का नाम बताइए। उन्होंने पहले ही नक्षत्र से एक नाम ढूंढ निकाला था, पर फैमिली की राय भी जरूरी होती है, हो सकता है कोई और कुछ और नाम रखना चाहे, पर राम के लिए सब ठीक था, उन्हें कोई नाम भी नाम चलेगा। पहले तो सनाया और रणबीर एक दूसरे को देख रहे थे, फिर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोले, राम। ये नाम पूरे बिल्ले में गूंज उठा, पर राम के कान खड़े हो गए। वो कभी अपने पोते को देखते जो उन्हें ही टुकुर टुकुर ताकने में लगा था, तो कभी अपने बेटे और बहू को जो उन्हें ही देख रहे थे। सुमित्रा जी भी खिलखिला उठी थी और फिर अचानक ही उनके आंखों से आंसू आन छलक पड़े, जिसे एक उंगली से पोंछ एक बार फिर से उसी नाम को दोहराते हुए बोली, राम। इधर पंडित जी के चेहरे पे भी एक मुस्कान खिल आया था और उस बच्चे को देख पड़े ही प्रसन्नता के भाव लिए बोलते हैं, ये बच्चा भगवान का रूप है, यह आपके हर कदम से कदम पर साथ देगा। इतना बोलने के बाद शांत हुए और कुछ लिखने लगे और थोड़ी देर बाद राम के हाथ में एक बड़ा सा पीला पेपर दे देते हैं। शायद वो कुंडली था, जिसे देते हुए बोले, एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चिंताजनक नहीं है, पर आप लोगों का जानना जरूरी है।
पंडित जी के कहते ही अब तक जो सबका चेहरा खिला हुआ हो एकदम शांत हो गया। चिंता खींच आई सबके चेहरे पे। क्या बात है पंडित जी, सब ठीक तो है ना? सुमित्रा जी चिंता के भाव लिए पूछी। तभी पंडित जी बेबी के चेहरे को निहारते हुए बोले, वनवास। इतना ही बोले थे कि सब एक था उन्हें ही देखने लगे। यह एक लंबी आय तक घर से दूर रहेगा, पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं। राम ये शब्द ही काफी हैं इस बच्चे की रक्षा के लिए। बस इतना याद रखिए, जिस भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, ठीक उसी तरह ये भी अपनी एक लंबी आयु तक घर से दूर रहेगा, और जब लौटकर घर आएगा तब इसकी एक अलग पहचान होगी। पंडित जी बोलते हुए खड़े हो गए और सबसे बीड़ा लिए फिर बाहर निकल गए। उनको ले जाने के लिए एक कार पहले से ही खड़ी थी, पर अंदर एक डर छोड़ गए, किसी के खोने का। सनाया जो ये सब भूत बने सुन रही थी। राम सबके चेहरे को देख रहे थे। सबका चेहरा जैसे पंडित जी के शब्दों को सुन बैठ सा गया था। तभी राम अपने पोते को गोद में उठा लेते हैं और उसे देखते हुए बोले, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरे पोते से अलग नहीं कर सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सब कुछ जलाकर राख कर डालूंगा, यह वादा है मुझे मेरे पोते से। राम के शब्दों में एक अलग ही वजन था, हर एक शब्द जैसे महल में गूंज रहा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। आज छोटा चैप्टर दे रहा हूँ, माफ करना। वैसे भी आज मैं लेट भी हो गया हूँ। कल रात लेट से सोया माँ, तो जगा भी लेट से। ऊपर से खाना बनाते बनाते 2 बज गए और पूरा काम निपटने शाम के 6 बज गए। अभी बैठा हूँ लिखने लगता है। पूरा दिन ठीक से कटने के बाद अब वो वक्त आया जब रणबीर अर्चना से तहकीकात करने वाला था। सब सो चुके थे। सनाया रूम में बेबी को सुलाने में लगी थी। दरअसल रणबीर नहीं चाहता था कि घर का कोई भी सदस्य इस घटना के बारे में जाने। इस वक्त रणबीर का चेहरे एकदम सख्त था और सामने खड़े अर्चना घबराहट के मारे अपना हाथ रब करने में लगी थी। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अब बताओ भी आखिर हुआ क्या था? क्या जरूरत आन पड़ी थी कि तुम्हें वहां जाना पड़ा? जिस तरह रणबीर ने डांटा अर्चना के पैर कांप गए। आज से पहले उसने कभी रणबीर को इतने गुस्से में नहीं देखा था। भाई वो अर्चना अटकने लगी थी। क्या वो क्यों गई थी वहां तुम? रणबीर ने इस तरह पूछा कि अर्चना घबरा सी गई और जाने अनजाने में वो बोल गई जो रणबीर उसके मुंह से सुनना चाह रहा था। मैं प्यार करती हूँ उससे। कहने के बाद अर्चना अपनी नजरें नीचे कर लेती हैं। तभी रणबीर बोला, उधर आओ। अर्चना उसके सामने खड़ी थी। रणबीर उसे अपने पास बुलाया तो वह घबराती हुई धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ी हो गई। प्यार करती हो? रणबीर ने सीधे सीधे सवाल किया। हम अर्चना हाँ में अपना सर हिला देती है। आज के बाद से तुम उससे बाहर मिलने नहीं जाओगी, समझ में आई मेरी बात? रणबीर शक्ति से बोला। उसके चेहरे पे मुस्कान कहीं गायब सा हो गया था। अर्चना के आंसू छूट पड़े और दौड़कर अपने रूम में चली गई। रणबीर उसे जाते हुए देखता रहा, पर कोई और था जो इन दोनों को दूर सीढ़ियों के पास खड़ा देख रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि राम खुद थे। राम को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी कि क्या हुआ है, पर जब उन्हें पता चला कि रणबीर इस मामले को खुद संभालना चाहता है तो वे चुप रहे। पर इन दोनों लोगों को नर्क का रास्ता कल ही दिखा चुके थे राम। उनका क्या हुआ? कहाँ गए? कोई अता पता नहीं। राम देखना चाह रहे हैं कि आखिर रणबीर इस मामले को किस तरह सुलझाता है। क्या करेगा वह? राम उसे देख फिर वैसे ही अपने कमरे में चले गए। इधर रणबीर सोफे पे बैठा माथे पे हाथ रखे कुछ सोच रहा था। कुछ तो करना ही था उसे। वो ऐसे ही इस मामले को जाने नहीं दे सकता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो ये सच जानता है कि अभिजीत का मकसद क्या है। ये तब को बात है जब अभिजीत को बिना किसी रीजन के सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टीम से निकाल दिया था। ये बात गुप्त रखा गया था और सिर्फ छोटा सा रीजन देकर दोनों को सीबीआई से निकाल दिया था। खालिद जेबकी के असिस्टेंट को जब राम ने मारा था तभी यह बात सीबीआई तक पहुंच चुकी थी, और जब अभिजीत पहली बार रणबीर से सनाया के शादी में मिला तब अभिजीत को पूरा विश्वास हो गया था कि हो ना हो इसका कनेक्शन राम सिंघानिया से है। इसी वजह से उस दिन अभिजीत सनाया की साड़ी रणबीर से होने नहीं देना चाह रहा था, पर वो रोक ना सका। आज रणबीर के दिमाग में अभिजीत के लिए सिर्फ शक ही शक पनपने लगा था, और रणबीर को यकीन तब हुआ जब अभिजीत बिना किसी मदद के उसे ढूंढ लिया था।
जो काम राम एक आदमी नहीं कर सके, वह काम अभिजीत बिना किसी सपोर्ट का कर दिखाया था। और यही वह वक्त था जब रणबीर समझ गया कि अभिजीत अभी भी सीबीआई से जुड़ा हुआ है। एक तरह कुआं तो दूसरी तरफ खाई और बीच में सनाया है उसकी लुगाई, यानी कि अभिजीत को वह मार भी नहीं सकता है। एक तरफ अर्चना है तो दूसरी तरफ सनाया, अब कई जिंदगियां जुड़े हुए एक दूसरों के साथ। रणबीर को जब कुछ समझ नहीं आया तो उठकर वह रूम में चला आया, जहां सनाया गहरी नींद में थी। बेबी भी सोया हुआ था बेड पे फैलकर, हालांकि उसके हाथ पैर छोटे छोटे थे, पर फिर भी जैसे लग रहा है कि बेड पे जगह ना हो सोने के लिए। वह आया और सनाया के माथे पे किस किया, जिससे सनाया मुस्कुरा कर करवट बदल लेती है और फिर रणबीर दूसरी तरफ आकर बेबी के बगल में सो जाता है। अब शायद रणबीर के पास सुकून की कमी ना थी। जब भी मन ना लगता तो बेबी के पास चला आता और उसके पास सो जाता। रणबीर का हाथ बेबी के सीने पे था और धीरे धीरे थपथपाए जा रहा था। धीरे धीरे कब रणबीर सो गया उसे पता ही ना चला। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना फोन पे अभिजीत से शिकायतें करने में लगी थी। हे, तुम रो रही हो? अभिजीत फोन के दूसरी तरह से बोला। रो नहीं तो और क्या करूं? पता है भाई ने मुझे आपसे मिलने से मना कर दिया है, अर्चना रोते हुए बोली। तुम्हारे भाई की तो मैं सोचना भी मत, वरना मैं हाँ मैं क्या करोगी मेरे साथ? जब अर्चना ने देखा कि अभिजीत रणबीर के बारे में भला बुरा बोलने वाला है तो वह गुस्से में बोली, क्योंकि कुछ भी ही जाए पर कोई बहन अपनी भाई के बारे में भला बुरा कैसे सुन सकती है? ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर उसे बता देना अब तुम मेरी हो और मेरी चीज को जो भी ऑफेंड करेगा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभिजीत हंसते हुए साथ चेतावनी देते हुए बोला। ये सब छोड़ो, मुझे आपसे मिलना है, अर्चना आस भरी शब्दों में बोली। तो दूसरी तरफ से अभिजीत बोला, तो ठीक है कल आ रहा हूं तुमसे मिलने, वैसे भी कुछ कम भी हैं जो मुझे सल्टाने हैं तुम्हारे भाई से। अभिजीत के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसके हाथ में एक फाइल था जिसे देख वह बिना किसी भाव के अर्चना को बोला। ऐसे ही कुछ देर बातें करते करते अर्चना वैसे ही सो गई थी और अभिजीत फोन कान से लगाए उसके बोलने का वेट कर रहा था। जब कुछ मिनट तक उधर से कोई आवाज ना आया तो अभिजीत बोला, हेलो, तुम सो गई? वह फोन को देखता फिर पूछता, और जब उसे यकीन हो गया कि अर्चना सो गई हैं तो फोन काट दिया। पागल लड़की, बोलते हुए अभिजीत मुस्कुरा उठा था, तभी फोन को साइड में रख अपने दोनों का तकिया बनाकर लेट गया। सुबह हुई तो सिंघानिया मेंशन चहक उठा। सुमित्रा जी भोर होते ही बेबी को जाकर रणबीर के रूम से ले आई थी। आज सुमित्रा जी थोड़ी ज्यादा ही खुद दिख रही थी। सोफे पे बैठे राम बिजनेस न्यूज पढ़ते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी सुमित्रा आकर उसके पास बैठ गई। सुबह सुबह बैठ गए, ले ये नहीं कि थोड़ा हाल चाल ही पूछ लूं। अपने पोते से दादा की शिकायत कर रही सुमित्रा जी, आज उनके चेहरे पे बस खुशियां ही झलक रही थी। राम सुमित्रा जी की बातों को सुनकर बगल में पेपर रख दिए और अपने पोते को देखने लगे, जो राजा की तरफ सोया गोद में खेलते हुए अपनी नन्ही आंखों से उन्हें ही देख रहा था। देवी जी, मैं सब समझता हूँ, अब आप मेरी ही शिकायतें तो करेंगी, पर आपको पता नहीं है यह मेरा पोता है। राम सिंघानिया का पिता मेरा ही साथ देगा, कहते हुए राम बेबी के माथे को चूम लेते हैं। आप बस कीजिए, ये आपका नहीं मेरा पोता है, आपका तो बस ये हुई लगा रहता है। सुमित्रा जी इतरा गई थी अपने पोते पे अपना हक जमाते हुए। अब लो भाई, क्या इसमें भी पूछने वाली बात है कि राम किनका पोता है? दादा दादी तो ये दोनों हैं ने। खैर इन सब ने पतियों को ही हार मानना पड़ता है, पर अपनी सुकून की जीत के साथ। अच्छा ठीक है देवी जी, पर आपको भी समझना चाहिए कि आप चाहे या ना चाहे ये है तो हमारा ही पोता। क्यों बताओ, 22 साल पुरानी हमारी पहली फर्स्ट ना। राम इतना बोल ही पेट थे कि सुमित्रा जी उनके मुंह पे हाथ रख देती है और मुंह बनाते हुए घूर कर देख कहती हैं, दादा बन गए हैं। बार आपकी बेसमी अभी तक नहीं गई। ये क्या सोचेगा अपने दादा के बारे में कि इसके दादा बिसम हैं। सुमित्रा जी ऐसे आंखों बड़ी बड़ी कर बोली कि जिसे राम ने कोई आपातकालीन गलती कर दी हो।
अरे वो होता है ना ट्रेन में आपातकालीन खिड़की, जिसको इसलिए रखा जाता है कि अगर ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाए तो लोग इस खिड़की की मदद से बाहर निकल अपनी जान बचा सके। पर वैसा होता है, अक्सर लोग उस खिड़की का प्रयोग अपनी सीट छेकने में लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार राम ने भी प्यार की जगह बेशर्मी जाहिर कर दी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताए इतनी सुबह सुबह आप इसे ले आए, बहू कहाँ है? राम कुछ जानने के एवज से बोले, आपकी बहू रानी अभी सो रही हैं, और बात पोते की तो ये मेरे पास ही रहेगा, समझे आप? राम हंस पड़े सुमित्रा जी के ऐसे हक जमाने के बातों को सुनकर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, लाइए इसे मुझे दीजिए और आप एक कम और चाय ला दीजिए। वो क्या है ना, पोते को देख एक कप और चाय पीने का मन हो रहा है। राम बड़े ही चाह से बोले। सुमित्रा जी बेबी को उनके गोद में रख भुनभुनाते हुए चली गईं, जिन्हें जाते हुए देख राम मन मन मुस्कुरा रहे थे। घर में खुशियां कितनी भी क्यों ना आ जाए, पर अगर लाइफ पार्टनर ना होना तो सब वीरान सा लगता है। आखिर उन खुशियों का मोल कैसे पता चलेगा अगर उन खुशी के पल को आप किसी के साथ बांट ना सके तो? सुमित्रा जी के जाते ही एक गार्ड राम के पास आ खड़ा हुआ और उन्हें देख अपना सर झुका बोला, सर वे बाहर अभिजीत सर आए हैं, छोटी मैडम से मिलना चाहते हैं, जाओ उसे अंदर भेज दो। राम अपने गोद में खेल रहे पीते को देख बोले। हालांकि ये बोलते वक्त उन्होंने गार्ड को एक बार भी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर में एक लड़का नॉर्मल कपड़ों में चलकर उनके पास आया। आज अभिजीत कहर ढा रहा था। क्या दिख रहा था बंदा? बिल्कुल राम रोशन की तरह, जीन्स के साथ बॉडी पे एक मात्र वाइट शर्ट जिसके स्लीव्स के हुनी तक मुड़े हुए थे, बाल सेट और चेहरा जैसे चमक रहा था। आते ही अभिजीत राम के पैर छूता तो राम उसे आशीर्वाद देखकर बैठने को बोलते हैं। अब अभिजीत भी घर का ही सदस्य हो चुका था, जिसे राम से मिलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत ना थी, वरना कोई राम से मिल सके इतना आसान ना था। राम का ऑरा ही अगल था, जिसे अभिजीत भी बैठा महसूस कर पा रहा था, और मन ही मन इधर उधर देखते हुए बोला, अगर इनसे जान का हाथ मांगना पड़े तो कैसे मांगूंगा, इन्हें देख के ही मेरे पैर हिलने लगे। तुमने कुछ कहा? राम ने कहा, जब उन्होंने देखा कि अभिजीत खुद में ही खोया है तो पूछ बैठे। अभिजीत कुछ बोलता उससे पहले ही राम के गोद में खेलता उसे बेबी दिख जाता है, जिसे देख वह सब कुछ भूल सा गया और उसे एकटक देखने लगा। राम भी उसे देख रहे थे और समझ भी पा रहे थे कि आखिर वह देख क्या रहा है। तभी वह बेबी को अपने हाथ में उठा आगे करते हुए बोले, ये लो अगर खिलाना चाहते हो तो। राम ने कहा तो अभिजीत उन्हें देखने लगा, उसके हाथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अभी सुमित्रा जी चाय का कप लिए बाहर आती हैं, ले लो, तुम्हारा ही भांजा है। चाय का कप रख राम के पास में आ बैठी। अभिजीत कांपते हाथों से उसे जब अपने गोद में लिया तो बेबी मुस्कुराने लगा। कितना खुद था वो जब उसने पहली बार अपने भांजे को अपने हाथ में रखा था। हूबहू मिलता बेबी का शक्ल सनाया से, जिसे देख मुस्कुरा उठा, पर अगले जी पल उसकी सारी मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने बेबी के आंख और नाक को गौर से देखा। बिल्कुल रणबीर से मिलता जुलता। वह चिढ़ते हुए मन में बोला, क्या अब इसकी जरूरत थी भगवान, उसका गुण इसमें ना हो तो अच्छा रहता। खुद में सोचने लगा था, तभी बेबी ने अपना एक हाथ उठाया और अभिजीत के कॉलर को पकड़ लिया। दरअसल अभिजीत झुका हुआ था, तभी बेबी ने दाहिने छोर का कॉलर को पकड़ लिया था और कह रहा हो कि आपने हिम्मत कैसे की मेरे डैड के बारे में ऐसा वैसा बोलने की। अभिजीत उसे घूर कर देखने लगा, मानो जैसे अमेरिका और नागासाकी में जंग छिड़ चुका है। सुमित्रा जी उन्हें देख मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें अभिजीत का चेहरा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह दिख रहा था। दूसरी तरफ सनाया को भी इस बारे में पता चल चुका था कि उसका भाई आया है, पर रणबीर अभी और सोना चाहता था, पर सनाया के जिद करने पर उठ तैयार हो आया था। रणबीर जैसे ही सनाया के पास आया तो सनाया उसे रोकते हुए बोली, आप मुझे गोद में नहीं उठाएंगे। सनाया को पिछली बार का सब याद था, कितना एम्बैरेसमेंट हुआ था उसे। अब दूसरी बार नहीं, और इस वक्त तो उसका भाई भी आया हुआ है, इस बार तो बिल्कुल नहीं। पर क्यों विफाई, तुम अभी बीमार हो? रणबीर चिंता करते हुए बोला। तभी सनाया उसे घूर कर देख बोली, आप बहाना बनाना बंद करेंगे, मैं चल सकती हूँ,
आपके ऐसे करने से मुझे कितनी शर्म आती है आपको पता भी है। सनाया झिड़क पड़ी थी रणबीर पे। ओ कोकी, विफाई तुम जैसे कहो, पर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, रणबीर हंसते हुए कहा। तब जाकर सनाया चैन की सांस लेती है। रणबीर अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है और सनाया उसके हाथ में अपना हाथ डाल लेती है। दोनों चलते हुए हॉल में आने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्चना अपने रूम में थी और परवान होकर बेड पे बिखरी अपने कपड़े को देख रही थी। क्या पहनूं, कुछ सूझ क्यों नहीं रहा। आए दिन तो बड़ी टिप्स देती रहती हैं, तो आज की हुआ देखे। अर्चना अब तक अपना सर पकड़ चुकी थी, पर प्यार में तो यही होता है, अच्छा भला इंसान भी गधा बन जाता है। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि रणबीर सनाया को अपने साथ लिए हाल में चला आया। तुम आ गई बेटा, अब आ गई तो यहाँ बैठो, मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। सुमित्रा बोलती हुई किचन में चली गई। तभी राम भी खड़े होते हुए बोले, मैं चलता हूँ। बोल वह भी चले गए। राम के जाते ही रणबीर सोफे पे सनाया को बैठा दिया और खुद उसके पास में बैठ गया। भाई आप कब आए, बता दिया होते हमें, ऐसे अचानक। सनाया ने कहा, वो हाँ गुड़िया, मुझे कुछ बिजनेस से रिलेटेड पेपर्स दिखाने थे तो मैं चला, और ऊपर से मैंने अभी तक अपने भांजे से मिला भी नहीं था, तो सोचा मिल भी लूंगा। अपने अपने आने का करना अस्पष्ट करते हुए कहता है। सनाया तो उसके दिए वजह से सैटिस्फाइड हो चली थी, पर रणबीर को उसके इस अजीब से दिए तर्क सही ना लगा, क्योंकि हर कोई जानता था कि बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमेशा घर से बाहर ही होती हैं, ऑफिस में या फिर कहीं और। राम ने ये रूल बहुत पहले बना दिया था, और जब अभिजीत कंपनी में आया तभी उसे इस बारे में पता चल चुका था। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभिजीत का मकसद कुछ और ही है। अभिजीत के गोद में था इस घर का सबसे छोटा चिराग, जो शायद उसे रोक रहा था। हंसता खेलता बेबी कभी उसे देखता तो कभी एक उंगली अपने मुंह में डाल चूसने लगता। सनाया बेबी को देख रही थी, जिसे देख उसे समझते देर ना लगी कि अब बेबी बुझ लग गई है। लाइए भाई, इसे मुझे दे दीजिए, सनाया बोलते हुए अपना हाथ आगे कर देती है तो अभिजीत बेबी को उसे दे देता है। बेबी को लेते ही सनाया रणबीर को देखती है, तभी रणबीर उसके इशारे को समझ बोलता है, साले साहब चलिए जरा आपको आपकी बहन का घर का चक्कर लगवाए, देखे तो आपको कैसा लगता है हमारा घर। रणबीर बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ तो अभिजीत उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। रणबीर उसका ऐसा रिएक्शन देख अपना माथा पीट लेता है और सनाया की वो इशारा कर उसे आंखें दिखाता है। तब जाकर कहीं अभिजीत को समझ आता है कि रणबीर के कहने का मतलब क्या है। दरअसल सनाया अनकंफर्टेबल हो रही थी अभिजीत के सामने। अभिजीत उठा खड़ा होता है और रणबीर के साथ चल देता है। अब दोनों एक साथ एक ही दिशा में चल रहे थे। दोनों शांत थे, पर दोनों में से किसी को तो बात करना ही था ना। तभी अभिजीत अपने शक के पन्नों में से कुछ पन्ने को खोल सबसे पहला सवाल करता है, कब से चल रहा है ये मौत का खेल। रणबीर उसके सवालों को सुन बिल्कुल भी नहीं घबराया और ना ही चौंका, क्योंकि उसे पता था कि अभिजीत को सब पता चल चुका है। यह कोई मौत का खेल नहीं है, ये बिजनेस मेरे डैड ने बनाया है, जिसे कोई कभी नहीं तोड़ सकता। हाँ, ये बात अलग है कि हमें ऑफेंड करने वाले लोग आज तक ना ही बच पाए हैं और ना ही कभी बच पाएंगे। रणबीर सहजता से सवाल का जवाब दिया, हालांकि इसके चेहरे के एक्सप्रेशनों बिल्कुल शून्य थे। हम शॉप को पालना इतना आसान नहीं होता राघव सिंघानिया, और रही बात तुम्हारे काम की तो उसे मैं कब का धूल में मिला चुका होता अगर तुम मेरे। बोलते हुए रुक गया, पर तभी आगे के शब्दों को पूरा करते हुए रणबीर बोला, अगर मैं तुम्हारा रिश्तेदार ना होता, है ना। साले साहब, अपना नाम बदल लेने से आपका वजूद नहीं मिट जाने वाला है। आज राज हो कब गिल बन ही जाओगे। इतना बोलने के बाद रुकता है। दोनों चलते हुए गार्डन तक आ गए थे। मेरे अंदर झांकने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक लिया करो। और रही बात मेरे बिजनेस की, तो हाँ, मैं अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई गलत काम किया है या मेरे आदमियों ने किया है। हम सिर्फ उन्हीं का सार को चलते हैं जो फन उठाकर हमें डसने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये आधी अधूरी जानकारी लेकर मत आना मेरे पास। पहले पूरी जानकारी इकट्ठी कीजिए, उसके बाद तुम जो चाहो वो कर लेना। रणबीर के कहने का साफ साफ मतलब समझ रहा था।
अभिजीत की वह क्या कहना चाह रहा है? रणबीर उसके ऊपर उंगली उठा रहा था, और सच भी तो था कि कैसे उसके बाप ने कितनों का खून चूसा है। क्या इसीलिए नहीं अभिजीत घर छोड़ चला गया था? अभिजीत इन सारी बातों को खुद से जोड़कर कुछ सोचने में लगा था कि तभी रणबीर उसे कुछ याद दिलाते हुए बोला, साले साहब, उंगली से हाल की तरफ इशारा करते हुए, उस तरफ मेरी वाइफ और मेरा बेटा है। पर आज मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। एक गहरी सांस लेने के बाद आगे कहता है, अगर मैं जिस दिन भी गलत साबित हुआ तो याद रखना उस दिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा, ना मेरी बीबी और ना ही मेरा बच्चा और ना ही वो जिसे तुम प्यार करते हो। इतना बोलने के बाद आगे के शब्दों पे जोर देते हुए उसके आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं राघव सिंघानिया, मैंने ना ही आज तक किसी इनोसेंट पे हाथ उठाया है और ना ही उठाऊंगा। मेरा वजन ही है मेरा शासन और मेरा शासन ही मैं हूं। अभिजीत एक टक उसके आंखों में देखे जा रहा था, जिसमें कुछ और ही था जिसे अभिजीत अभी समझ नहीं पा रहा था। पर उसे इतना तो पता चल गया कि ये लड़ाई इतनी आसान तो नहीं होने वाली है। आज एक अंडरवर्ल्ड के सोम के सामने एक पागल सीबीआई खड़ा था। दोनों अपने काम में माहिर है और दोनों के आंखों कोई खौफ नहीं। अभिजीत भी उसी तरफ रणबीर के आंखों में आंखें डालकर कहता है, वो तो मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा, और हाँ, अगर तुम गलत हुए तो याद रखना उस दिन तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे, ना ही मेरी गुड़िया, ना ही मेरा भांजा और ना ही मेरा प्यार। उस दिन हम दोनों आपने सामने होंगे, जिसमें एक देश का सीबीआई ऑफिसर होगा। रणबीर के सीने पे उंगली से टैप करते हुए, तुम अंडरवर्ल्ड का माफिया। सच था, दोनों के आंखों में कोई खौफ नहीं था। उस वक्त ऐसा लगा रहा था कि दोनों एक दूसरे से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहे हो। दोनों ही मजबूरी में बंधे हुए थे। आज तक जिसने भी राम के बिजनेस में दखल देने की कोशिश की उसका कोई अता पता नहीं। शहर अभिजीत ही वो इकलौता शख्स है जो अब तक रणबीर का सच जाना कर भी जिंदा था। रणबीर चाहकर भी उसे नहीं मार सकता था, तो वही अभिजीत भी बेबस था। वह जानता था कि रणबीर को मारने का क्या अंजाम हो सकता है। उसे अपनी गुड़िया की चिंता थी, और उसका बच्चे का क्या कसूर जिसके शर से पिता का साया छिन जाए। अभिजीत के हाथ पैर ठंडे पर जा रहे थे। ये सब सोचकर दोनों ने कह तो दिया, जिस दिन हम आमने सामने होंगे उस दिन कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। पर क्या ये सच था भी कि एक मात्र भर का धमकी? दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम था तो उनके काम को एक दूसरे से, क्योंकि एक ही जगह दो कमान कैसे रह सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सच्चा पुलिस वाला